जादुई तालाब। एक जमाने में एक बड़े मुल्क के बादशाह का एक बेटा था, जिसके होने से वो बहुत खुश था, लेकिन साथ ही वो परेशान भी था, क्योंकि शहजादा पैदाइश से ही बीमार था और इतने साल गुजर जाने के बाद भी कोई उसे ठीक नहीं कर सका। एक रात बादशाह ने आग के सामने दुआ की, ओह मेरे खुदा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और जल्द ही मैं तमाम अवाम को छोड़कर जन्नत में रहने आऊंगा। मेरे बाद उनकी हिफाजत करने वाला मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं। मेहरबानी करके मुझे बताइए वो ठीक कैसे होगा। बादशाह ने जवाब का इंतजार किया और फिर लगातार जल रही मौजज़ा वाली आग में से आवाज आई, जब दुनिया के आखिरी छोर के जादुई तालाब से शहजादा पानी पिएगा, उसी वक्त वो ठीक होगा। लेकिन बादशाह बहुत ज़ईफ था और वो खुद सफर नहीं कर सकता था और शहजादा बीमार था। इसलिए उसने अपनी सल्तनत में मुनादी करवाई कि जो कोई दुनिया के आखिरी छोर के जादुई तालाब से पानी लाकर देगा, उसे बादशाह बहुत इनाम देगा। उसके बाद बहुत से दिलेर लोगों ने कोशिश करके देखा, लेकिन वो तालाब किसी को हासिल न हुआ। बादशाह की सल्तनत में दूर पहाड़ों में एक गरीब किसान और उसकी बीवी, उसके 2 लड़के और एक छोटी बेटी थी। एक दिन उसके बड़े बेटे ने कहा, वालिद साहब, हम दोनों भाई उस इलाज वाले पानी की तलाश करते हैं। हम 14वीं से पहले वापस आएंगे और फिर फसल काटने में आपकी मदद करेंगे। हमने आखिरी छोर नहीं देखा। दूसरे बेटे को भी उसके साथ जाना था, लेकिन किसान को अपने बेटों की फिक्र हो रही थी। फिर किसान की बीवी ने कहा, हमें अपनी बादशाह और उसकी शहजादी की मदद करनी चाहिए। फिर किसान ने अपने बेटों को दुआ दी और दोनों बेटे अपनी सफर पर निकल पड़े। उन्होंने बहुत सफर किया, बहुत से तालाब भी मिले, लेकिन जहाँ आसमान पानी से जुड़कर शुरू होता है, ऐसा तालाब नहीं मिला। उन्हें एहसास हुआ वालिद की मदद के लिए वापस जाना चाहिए। देखो छोटे भाई, आखिर छोर के आखिरी तालाब को हम नहीं तलाश पाए। ऐसा करते हैं, हर तालाब से थोड़ा थोड़ा पानी जमा करते हैं और ऐसा करने से हमें इनाम भी मिल जाएगा। और फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने बादशाह को बताया कि ये पानी जादुई तालाब का है। और जब वो पानी शहजादी को दिया गया तब कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बीमार का बीमार ही रहा। फिर दोनों भाई थर थर कांपने लगे, क्योंकि उनका झूठ सबके सामने आ रहा था। बादशाह ने गुस्से में उन्हें कैद खाने में डाल दिया और एक बार फिर बादशाह ने अपनी आवाम से गुजारिश की। सुमा उन भाइयों की छोटी बहन थी, वो अपनी लामाओं के झुंड को चरा रही थी। तब उसने ये मुनादी सुनी। वो उसी वक्त लामाओं के झुंड को लेकर घर गई और अपने वालिदैन से उसने गुजारिश की कि अब उसे जाने दिया जाए। अभी तुम बहुत छोटी हो मेरी बच्ची, और देखो तुम्हारे भाइयों के साथ क्या हुआ। हम हमारी लाडली सुमा के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन जरा सोचिए, अगर शहजादे गुजर गए तो बादशाह कैसा महसूस करेंगे, और अगर मुझे वो तालाब मिला तो शायद बादशाह मेरे भाइयों को माफ कर दें। अजी, शायद खुदा की यही मर्जी है। और फिर उन्होंने उसे दुआ दी। फिर वो दिलेर सुमा अपने पसंदीदा पालतू लामा के साथ अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ी। साथ में उसने कुछ मकई के दाने और पानी लिया। रात में वो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जाकर सो गई। सुबह पास ही टहनी पर आराम कर रहे चहचहाने वाले पंछियों की आवाजों से उसकी नींद खुली। वो उसी के बारे में बात कर रहे थे कि कल कैसे उसके पास की मकई के दाने उसे दिए और कैसे उसे कभी भी वो जादुई तालाब नहीं मिलने वाला। चलो उसकी मदद करें। मेहरबानी कर मेरी मदद कीजिए। तुम एक अच्छी लड़की हो, इसीलिए हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हम में से हर एक तुम्हें हमारा एक खास पर देगा। उन्हें तुम एक पंखे की तरह हाथ में पकड़ो। वो पंखा तुम्हें जादुई ताकत देगा और तुम्हें जहाँ चाहिए वहाँ पल भर में पहुँचा देगा और तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। हर एक पंछी ने बड़े ध्यान से उसे खास पर दिया। सुमा ने उनसे एक पंखा बनाया और उन्हें लामा के ऊन से बने धागों से बांध दिया। बूढ़े पंछी ने कहा, 3 खतरनाक जानवर उस जादुई तालाब की हिफाजत करते हैं। उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, बस पंखा उठाकर गाना गाना। डरना नहीं है वहाँ, फरिश्ते हैं जहाँ। सुमा ने बड़े प्यार से पंछियों का शुक्रिया अदा किया
और उसने पंखों को हाथ में लेकर कहा, हमें दुनिया के आखिरी छोर वाले जादुई तालाब के पास ले चलो। फौरन ही एक हवा का झोंका आया और उन्हें उठाकर पहाड़ों के पार ले जाने लगा। वो बर्फ से ढकी हुई चोटियां थीं। आखिर में हवा ने उन्हें आसमान से जुड़े तालाब के पास लाकर छोड़ दिया। वो दौड़कर तालाब के पास पहुंची। अपने बर्तन में पानी भरने वाली थी कि इतने में एक बड़ा सा केकड़ा वहां आया और उसने कहा, तालाब से दूर हो जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जैसे ही केकड़े ने अपने पंजे सुमा की जानिब बढ़ाए, वैसे ही लामा ने केकड़े की आंखों में थूका। छी, तुम गंदे जानवर हो। इतने ही वक्त में सुमा को जादुई पंखा निकालकर गाना गाने का वक्त मिला। डरना नहीं है वहाँ, फरिश्ते हैं जहाँ। केकड़े ने अपनी आंखें बंद की और वो सो गया। उसने फिर से अपना बर्तन भरना शुरू किया। तभी पानी से एक आवाज आई, दूर हो जाओ मेरे तालाब से वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। लामा ने मगरमच्छ को देखते ही उसकी आंखों में फिर थूका। ओफो, या खुदा, क्या बेवकूफी है ये। सुमा ने झट से पंखा उठाया और गाना गाया। तभी वो मगरमच्छ गहरे पानी में चला गया। सुमा अब डर से बाहर निकलने ही वाली थी कि इतने में ही उसे सीटी की तरह चुभती हुई आवाज सुनाई दी, दूर हो जाओ तुम्हारे लामा को लेकर इस तालाब से वरना मेरा जहर तुम दोनों की जान ले लेगा। सुमा ने ऊपर देखा तो उड़ने वाला सांप दिखा। उसके बाद सांप ने अपना जहर सुमा की जानिब फेंका, लेकिन उसी वक्त लामा ने भी हवा में थूक फेंका। दोनों के थूक हवा में एक दूसरे से टकराए और जमीन पर आकर गिर गए। एक बार फिर सुमा के पंख और गाने ने उसे मुसीबत से बचाया। सांप जमीन पर आकर गिर गया। उसके पंख बंद हो गए और वो खर्राटे लेने लगा। सुमा अपने प्यारे लामा को गोद में लेकर उसे प्यार करने लगी और उसे खामोश किया। उसने लामा को चूमा। उसे एहसास हुआ कि अब मुसीबत पूरी तरह से टल चुकी है। उसने बर्तन भरना शुरू किया। उसके बाद उसे एकदम से एहसास हुआ और उसने कहा, हमें महल की जानिब ले चलो। और उसने खुद को महल के दरवाजे पे देखा। बीमार परेशान शहजादे के पास वो पहुंची। इसके बाद सुमा ने पानी की घूंट उसे पिलाए और फौरन ही वो खुशी से उठकर बैठ गया और उसने कहा, कितना ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। बादशाह और मलका बहुत खुश हुए। उन्होंने उसकी दिलेरी को बहुत सराहा और उसे पूरी सल्तनत की दौलत दे दी। लेकिन उसने कहा कि उसकी सिर्फ 3 आरज़ू है। पहली आरज़ू ये कि जादुई पंख वापस अपनी जगह चला जाए और वो पंख फौरन ही खिड़की से उड़कर बाहर चला गया। दूसरी ये कि उसके भाइयों को रिहा कर दिया जाए। बादशाह ने तुरंत ही उन्हें रिहा कर दिया। और आखिरी ख्वाहिश ये कि बहुत बड़ा खेत जिसमें बहुत से लामा के झुंड हों उसके माँ बाप के लिए। ऐसा ही होगा। क्या तुम हमारे साथ राजमहल में नहीं रहोगी? हम तुम लोगों को खुश करने के लिए सब कुछ करेंगे। शुक्रिया बादशाह सलामत, लेकिन मुझे मेरे घर वालों की बहुत याद आ रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं वापस उनके पास जाऊँ। और इस तरह से वो घर वापस लौटी और जिंदगी भर अपनी वालिदैन, भाई और लाडले लामाओं के साथ रहने लगी। कहानी खत्म हुई। साजिंदा। एक जमाने में एक बहुत ही उम्दा साजिंदा रहता था जिसका नाम अगस्तियो था। वो इटली में रहता था। सारंगी बजाने में उस्तादी हासिल करने के लिए उसने अपना गांव का घर छोड़ दिया और जंगलों में दरख्तों के दरमियान अपना नया घर बसा लिया और फिर बजाने लगा। बहुत ही कम वक्त में उसने सारंगी बजाने में उस्तादी हासिल कर ली। सीटी की आवाज से लेकर हवा पर नाचती घास की धूल भी वो बजा लेता। अब वो अपने आप को नाजरीन के सामने साबित करना चाहता था, इसीलिए उसने बहुत गौर किया और जब सोचने के लिए कुछ बाकी न रहा तो उसने खुद से कहा, ये तो बहुत वक्त ले रहा है। मुझे अपने लिए एक बेहतर साथी को तलाशना चाहिए जिसके रूबरू मैं अपनी मौसीकी सुना सकूं।
फिर उसने अपनी सारंगी को थामा और उससे बजाने लगा ताकि उसकी धुन जंगल में भी सुनाई दे। और बहुत जल्द वहाँ घास और पत्तों की राह से निकलकर एक भेड़िया उसके करीब पहुँचा। या खुदा, भेड़िया बचाओ! लेकिन भेड़िया उसके करीब आया और उसे कहने लगा, ओ प्यारे साजिंदे, तुम कितना अच्छा बजा रहे हो, क्या मुझे भी सिखा दोगे? ये सीखना तो बेहद आसान है, बस तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगा। अरे साजिंदे, मैं तुम्हारी बात वैसे ही मानूंगा जैसे शागिर्द उस्ताद की मानता है। साजिंदे ने भेड़िए से कहा कि वो उसके पीछे पीछे चले और दोनों एक पुराने बबूल के दरख्त के करीब आकर रुक गए, जो दरमियान से खाली और टूटा हुआ था। देखो, अगर तुम्हें सारंगी सीखनी है, इन दरारों में अपने पंजे फंसा दो। भेड़िए ने उसका कहा माना, लेकिन साजिंदे ने फौरन ही एक पत्थर उठाया और एक ही बार में उसके पंजों को वहां पर अटका दिया ताकि वो एक कैदी की तरह से वहां अटक जाए। यूं ही रहना जब तक मैं वापस आऊं। साजिंदे ने बस ये कहा और वहां से रवाना हो गया। कुछ वक्त बाद उसने फिर खुद से कहा, ओह, ये जंगल में तो बहुत वक्त लग रहा है, मुझे अपना हमनवा ढूंढना होगा। और फिर उसने अपनी सारंगी को उठाया और बजाने लगा। फौरन ही एक लोमड़ी दरख्तों के दरमियान से रास्ता निकालते हुए उसकी जानिब पहुंची। अरे, एक लोमड़ी मेरी जानिब आ रही है, या खुदा मदद कर। लोमड़ी उसके करीब आई और कहने लगी, प्यारे साजिंदे, कितना खूबसूरत बजा रहे हो, मुझे भी सीखना है, मुझे भी सिखा दो। बआसानी सीख जाओगे, बस तुम मेरा हुक्म मानते जाओ जो मैं तुमसे कहूंगा। साजिंदे ने कहा, ए साजिंदे, मैं तुम्हारी बात उसी तरह मानूंगा जैसे कुत्ता अपनी मालिक की मानता है। बेहतर, पीछे आओ। साजिंदे ने ये कहा और वहाँ से कुछ दूर चलने के बाद वो एक छोटे रास्ते पर आया जिसके दोनों जानिब दरख्त थे। वहाँ साजिंदा खामोश खड़ा रहा और दूसरी जानिब से अखरोट के दरख्त के नीचे जमीन तक खुद को झुकाया और उस पर पैर रखे, और फिर उसने दूसरी तरफ एक छोटे से दरख्त की तरफ खुद को झुका कर कहा, अरे मासूम लोमड़ी, अगर तुम कुछ सीखना चाहती हो तो अपना दायां पंजा मुझे दो। लोमड़ी ने उसका कहा माना और उसका पंजा बाएं दरख्त से बांध दिया। मासूम लोमड़ी, अब मुझे अपना सीधा पंजा दो। फिर उसने दाहिने की तरफ बांध दिया। फिर उसने देखा कि वो मजबूती से बंधा है या नहीं, और उसने दरख्त को छोड़ दिया। दरख्त ऊपर उठा और मासूम लोमड़ी दरख्त के साथ ऊपर हवा में लटकने लगी। जब तक मैं वापस आऊं तुम ऐसे ही रहना। साजिंदे ने ये कहा और वहाँ से रवाना हो गया। उसने फिर खुद से कहा, ओह, इस जंगल में तो बहुत ही वक्त लग रहा है, मुझे दूसरा साथी ढूंढना ही होगा। और बस फिर से उसने अपनी सारंगी को थामा और बजाने लगा ताकि जंगल में आवाज गूंज उठे। तभी एक मासूम खरगोश पदकता हुआ उसके करीब आ पहुंचा। ओफो, एक खरगोश आ रहा है। खरगोश से दोस्ती करके मुझे क्या फायदा होगा, काश कि वो लौट जाए। प्यारे साजिंदे, तुम बेहद खूबसूरत सारंगी बजाते हो, मुझे भी सीखना है, मेरी भी ख्वाहिश है। ओ, वो तो तुम आसानी से सीख जाओगे, बस मेरे हुक्म की तामील करनी होगी। हाँ साजिंदे, मैं उसी तरह मानूंगा जिस तरह एक शागिर्द अपने उस्ताद की मानता है। दोनों काफी फासले तक साथ साथ चलते रहे जब तक वो एक खुले मैदान के पास नहीं पहुंच गए। वहाँ एक एस्पिन का दरख्त था। साजिंदे ने एक लंबी डोरी खरगोश के गले में बांधी और उसे दरख्त से बांध दिया। चलो प्यारे खरगोश, जल्दी से तैयार हो जाओ, दरख्त के 20 चक्कर लगाओ। साजिंदे ने उसे हुक्म दिया और मासूम खरगोश ने उसे माना। उसने 20 चक्कर लगाए जब तक डोरी 20 दफा दरख्त से लिपट चुकी थी और खरगोश उसमें अटक चुका था। वो उसमें अटकता ही चला गया और उसकी नाजुक सी गर्दन कट गई। यही ठहरना जब तक मैं वापस लौटूं। साजिंदे ने कहा और वहां से चला गया। और इस तरफ भेड़िए ने खूब जोर लगाया, खींचा और पत्थर से अपने आप को आजाद कर लिया और फिर वो उस दरख्त से बाहर आ गया। गुस्से और नफरत से वो साजिंदे की जानिब तेजी से बढ़ने लगा ताकि आगे बढ़कर वो उसके टुकड़े टुकड़े कर सके।
लेकिन जब लोमड़ी ने उसे भागते हुए देखा तो जोर से उसने उसे सदा दी और कहने लगी, भेड़िए भाई, मेरी मदद करो, साजिंदे ने मेरे साथ दगा किया है। भेड़िया दरख्त की जानिब भागा। उसने रस्सी काटकर लोमड़ी को भी आजाद किया और लोमड़ी भी बदला लेने के लिए भेड़िए के साथ ही निकल पड़ी। उन्होंने बंधे हुए खरगोश को भी देखा और उसे आजाद किया। अब तीनों एक साथ अपने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए रवाना हुए। साजिंदा जो रास्ते पर दोबारा से साज बजाता हुआ जा रहा था, उसकी किस्मत अभी बहुत अच्छी थी। उसकी धुन एक गरीब लकड़हारे तक पहुंची जो फौरन ही उसकी धुन पर मर मिटा। उसने अपने तमाम काम छोड़ दिए और करीब ही रखी कुल्हाड़ी को लेकर वो साज सुनने के लिए आ गया। आखिरकार मुझे एक सही साथी मिल गया। मुझे एक इंसान की ख्वाहिश थी, ना कि जंगली जानवर की। और वो इतनी खूबसूरती से और नजाकत से बजाने लगा कि गरीब आदमी मानो उसी में खो गया। दिल से खुश होकर उसने उसकी धुनें सुनी। तभी वहां पर भेड़िया, लोमड़ी और खरगोश पहुंच गए। उसने देखा कि उनके इरादे ठीक नहीं है, इसीलिए उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और साजिंदे को अपने पीछे छुपा लिया, जैसे वो ये कह रहा हो कि जो कोई भी साजिंदे को तकलीफ देना चाहता है उसे पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। जंगली जानवर उस आदमी की धमकी से फौरन ही डर गए और जंगल की जानिब भाग गए। साजिंदे ने शुक्रिया अदा करने के लिए एक बार फिर से लकड़हारे के लिए एक साज बजाया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। कहानी खत्म हुई। एक जमाने में फ्लोरेंस नाम के शहर में एक बहुत ही खूबसूरत और काबिल लड़का रहता था जिसका नाम था जॉनी। उसने अपनी अम्मी को तभी खो दिया था जब वो बहुत छोटा था। बहुत बरसों के बाद उसके अब्बा ने दोबारा शादी की और उसकी सौतेली माँ ही उसका ख्याल रखती थी, जिसका नाम था रुबेला। वो एक बदजन औरत थी और जॉनी और उसके अब्बा को तबाह करना चाहती थी। मुझे ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे इस लड़के से छुटकारा पाना ही होगा। मैं ऐसी क्या तरकीब करूं कि वो खुद ब खुद घर छोड़कर चला जाए। मैं उसे खाना भी नहीं देती, उससे अच्छा रवैया भी नहीं करती, लेकिन तब भी वो यहीं रहता है। एक वक्त जॉनी टेबल के पास बैठा था। ओ, ये रोटी कितनी सख्त है। मैं इसे पानी में भिगोता हूँ ताकि नरम हो जाए, फिर मैं इसे खा सकूं। जब वो आबशार के पास सख्त रोटी को भिगोने के लिए गया तो वहाँ से एक ज़ईफ आदमी गुजर रहा था जो बहुत ही कमजोर दिख रहा था। ओ, मैं बहुत भूखा हूँ। छोटे लड़के, क्या तुम एक रोटी का टुकड़ा मुझे दोगे? अरे जनाब, ये बहुत सख्त है। आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं। और उस ज़ईफ शख्स ने रोटी खा ली। शुक्रिया बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम इनाम के हकदार हो। तुम्हें मालूम हो, मैं एक फकीर नहीं हूँ, मैं एक ताकतवर जादूगर हूँ। बहुत ताकतवर जादूगर हूँ। मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करूँगा। जॉनी ने अपना सर खुजाया और गौर करने लगा उसे क्या चाहिए। मैंने सोच लिया और ये 3 मेरी ख्वाहिशें हैं। पहली, जब मेरी सौतेली अम्मी मुझे देखें तब वे हंसें और हंसती रहें और हंसती ही रहें। दूसरी, मुझे एक गेंद चाहिए, जब मैं उसे उछालूं तो उसका उछलना बंद ही ना हो। और तीसरी, एक जादुई बांसुरी जो लोगों को रक्स करा सके। तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। ये लो उछलने वाली गेंद और जादुई बांसुरी। वो शख्स गायब हो गया और जॉनी सीधा अपने घर गया, अपनी सौतेली माँ के करीब। अम्मी, मैंने अभी अपनी रोटी मुकम्मल कर ली। बेहद ओ, मेरी हंसी रुक ही नहीं रही है। और वो जितना ज्यादा लड़के को देखती वो उतना ज्यादा हंसती। अम्मी, आप हंस क्यों रही हो? क्या बात है? ओ खुदा, फिर उसे याद आया कि उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। ओह,
मैं अपने कमरे में जाता हूँ, कल मुलाकात होती है। और जैसे ही लड़का अपने कमरे की जानिब गया, उसकी हंसी रुक गई। ये आखिर क्या माजरा है? मेरी हंसी रुक ही नहीं रही है। अब हर दफा जब लड़का अपनी सौतेली अम्मी से मुलाकात को आता तो वो हंसने लगती। वो कुछ भी नहीं कर पाती, न वो खाना बना पाती, न वो घर का ख्याल रख पाती और न ही सो पाती। बस हंसती ही रहती और बस हंसती ही रहती। कोई तो होगा जो मेरी मदद कर पाएगा, ऐसे हाल में तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी। उसने कई हकीमों को दिखाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हकीमों ने मुझे दवाइयाँ तो दी हैं, लेकिन इनका कोई भी असर नहीं हो रहा है। अब आखिर मेरी मदद कौन करेगा? मैं जानती हूँ, अब मैं पहाड़ी पर जाऊंगी। लोग कहते हैं वहाँ एक जादूगर रहता है और वो बहुत ही होशियार है। इसलिए अगले दिन वो जादूगर को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। तुम पर किसी ने जादू किया है। मुझे लगता है मेरे सौतेले बेटे ने। उसने तुम पर कोई तिलिस्मी अल्फाज फूंके हैं, मुझे उससे बात करने दो। और जादूगर फिर आबशार के पास गया, जहाँ उसने लड़के को रोटी भिगोते हुए देखा था। कैसे हो लड़के? कौन हो तुम? मैं तुम्हारी सौतेली अम्मी की मदद करना चाहता हूँ। मुझे जल्दी बताओ, तुमने उनके साथ क्या किया है? मैंने तो कुछ नहीं किया है। गुज़िश्ता दिनों तुम किससे बात कर रहे थे? तुम क्या कर रहे थे? मुझे बताओ। आप बहुत सवाल कर रहे हो, मैं थक गया हूँ। आपको ये गेंद नजर आ रही है? अच्छा, क्यों? फिर लड़के ने उस गेंद को उछाल दिया और गेंद उछलती रही। अगर आप गेंद पकड़कर थाम ले तो मैं आपको सब हकीकत बताऊंगा। जादूगर ने गेंद का पूरे मैदानों में पीछा किया और गेंद को तलाश करते हुए वो खो गया। जादूगर को कुछ मालूम नहीं हुआ, लिहाजा सौतेली अम्मी ने जॉनी को बादशाह के पास ले जाने का फैसला किया। इस लड़के के खिलाफ क्या इल्जाम है? ये एक जादूगर है। तुम्हें कैसे मालूम? मैं जब कभी भी इसकी तरफ देखती हूँ, मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाती। मुझे नजर आ रहा है तुम मुश्किल से बात कर पा रही हो। खैर, मैं जल्दी में हूँ। लड़के, तुम्हें कैद खाने जाना होगा। जैसा आप चाहें, लेकिन कैद खाने जाने से पहले मैं बांसुरी बजाना चाहता हूँ। जितना चाहो बजाओ। और जैसे ही जॉनी ने बांसुरी बजाना शुरू किया तो उसकी सौतेली अम्मी, दरबार के अफराद, बादशाह सभी ऐसे नाचने और कूदने लगे जैसे उनके पैरों में कोई स्प्रिंग लगी हो। खुदाया, मैं तो थक गई हूँ। मैं ये और नहीं कर सकता। खुदा के लिए रहम करो। बादशाह अगर मुझे वादा करे कि मुझे आजाद कर देंगे और मुझे मेरी सौतेली अम्मी से दूर रखेंगे, तभी मैं बांसुरी बजाना बंद करूंगा। मैं वादा करता हूँ। जैसे ही लड़के ने बांसुरी बजाना बंद किया, यकबयक सभी ने नाचना भी बंद कर दिया। और रही तुम्हारी सौतेली अम्मी की बात, तो उसे दूर शहर में जाना होगा, जहाँ से वो वापस नहीं आएगी, तुम्हें परेशान करने फिर से कभी नहीं। अरे शुक्रिया। और बस इसके बाद मासूम जॉनी आराम से रहने लगा, सुकून के साथ। बगैर दांतों वाली बला। ये उस पुराने जमाने की दास्तान है जब इंसान कुत्तों पर यकीन नहीं करते थे और उन पर सिर्फ हिफाजत के लिए ही मुनहसर रहते थे। जब कुत्ते ज़ईफ हो जाते थे और किसी काम के नहीं रहते थे, तब इंसान उन्हें तन्हा ही जंगलों में छोड़ दिया करते थे रहने बसने के लिए। एक दफा एक किसान जिसके पास एक कुत्ता था, उसका नाम लियोनार्डो था, जब वो ज़ईफ हो चुका और उसके दांत भी खत्म हो गए, जिस वजह से वो अब किसी को भी अपने दांतों से पकड़ नहीं सकता था। एक रोज किसान अपनी बेगम के साथ दरवाजे पर खड़ा हुआ था और उसने उससे कहा, कल मैं लियोनार्डो को जंगल ले जाने वाला हूँ, क्योंकि वो किसी काम का नहीं रहा। उसकी बेगम को कुत्ते पर रहम आया और उसने कहा,
اس نے اتنے سال ہماری حفاظت کی ہے, ہمارا وفادار بنا رہا ہے, ہمیں اسے وہ دینا چاہیے جو اس نے کمایا ہے. کیا تم ذرا بھی عقل مند نہیں ہو؟ اس کے منہ میں ایک بھی دانت نہیں بچا, اس لیے دنیا میں ایسا کوئی چور نہیں جو اس سے خوف کھائے. اس نے ہماری بہت خدمت کی ہے, اب اسے الوداع کہنا چاہیے. اس بیچارے کتے نے دھوپ میں لیٹے ہوئے کسان کی تمام باتیں سن لی. اسے برا لگ رہا تھا کہ کل اس کا اس گھر میں آخری دن ہونے والا ہے. اس کا ایک بہت اچھا دوست تھا بھیڑیا, جس سے ملنے کے لیے وہ اکثر شام میں جنگل جایا کرتا تھا اور اپنی قسمت کی غمزدہ داستانیں اسے سنانے لگتا. بھیڑیے نے کہا, تم پریشان مت ہونا, میں تمہاری مدد کروں گا. میں نے کچھ سوچ رکھا ہے. کل صبح جلد جب تمہارا مالک اپنی بیگم کے ساتھ گھاس کا ڈھیر بنانے نکلے گا اور اس کے ساتھ اپنا چھوٹا بچہ بھی لے جائے گا, اس دوران گھر میں کوئی نہیں ہوگا. جب اس کے والدین مصروف رہیں گے تو بچے کو وہ سائے میں بٹھائیں گے. تم وہیں موجود رہنا اس کی حفاظت کرنے کے لیے. پھر میں جنگل سے باہر نکل کر بچے کو اٹھا لوں گا. تم فوراً ہی میرا پیچھا کرنا اور بچے کو مجھ سے چھین لینا. میں تمہیں بچہ لوٹا دوں گا اور تم اس کو اس کے والدین کے پاس لے جانا. پھر وہ سوچیں گے کہ تم نے ہی بچے کو بچایا ہے اور وہ تمہارے شکر گزار ہوں گے. وہ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کر, تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. کتے کو یہ ترکیب پسند آئی اور انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا انہوں نے طے کیا. بھیڑیے کو اپنا بچہ اٹھا کر بھاگتے ہوئے دیکھ کر کسان چلانے لگا, لیکن جب لیونارڈو بچے کو واپس لے آیا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا, تمہارا کوئی بال بھی باقا نہیں کرے گا. تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو, آرام کر سکتے ہو. اور اس نے اپنی بیوی سے کہا, گھر جاؤ, ضعیف لیونارڈو کے لیے سوپ بناؤ تاکہ اسے چبانا نہ پڑے, اور میرا تکیہ آنا تاکہ وہ اس پہ آرام کر سکے. اس روز کے بعد ضعیف لیونارڈو بہت مزے میں رہنے لگا, جتنا شاید اس نے سوچا بھی نہیں تھا. اس کے بعد فوراً ہی بھیڑیا اس سے ملنے آیا اور سب کچھ صحیح دیکھ کر وہ بھی بہت خوش ہوا. میں نے تمہاری مدد کی ہے, اس کے بدلے تم اپنی آنکھیں بند رکھنا جب میں تمہارے مالک کی ایک موٹی سی بھیڑ اٹھا لے جاؤں گا. میں وعدہ نہیں کر سکتا, میں اپنے مالک کا وفادار رہوں گا. میں اس پہ بالکل رضامند نہیں ہوں. بھیڑیے کو محسوس ہوا کہ ضعیف کتا اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے, اسی لیے ایک رات وہ خاموشی کے ساتھ آیا اور بھیڑ کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کرنے لگا. لیکن وفادار لیونارڈو نے کسان کو بھیڑیے کے ارادے کو بتا دیا, اسی لیے کسان نے اسے جکڑ لیا اور اناج پیٹنے والی سنٹی سے اسے پیٹنے لگا. بھیڑیے کو وہاں سے بھاگنا پڑا, لیکن وہ کتے سے کہنے لگا, اب تمہاری خیر نہیں دھوکے باز, تمہیں اس کی سزا ملے گی. اگلی ہی صبح بھیڑیے نے کتے کے قریب ایک جنگلی سور کو بھیجا جو اسے جنگل میں بلانے لگا. بھیڑیے اور کتے کے درمیان جو قرار ہوا تھا وہ کتے نے توڑا تھا, ایسا بھیڑیے کو محسوس ہوا. ضعیف کتے کی طرف سے بات کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک 3 پیروں والی بلی کے. جب دونوں وہاں سے باہر نکلے تب بیچاری بلی لنگڑا کر اس کے ساتھ چلنے لگی اور درد کی وجہ سے اس نے پونچھ ہوا میں تان لی. بھیڑیے اور اس کا دوست پہلے سے ہی وہاں پر پہنچے ہوئے تھے, لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے دشمنوں کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا تو انہیں لگا کہ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار لے کر آئے ہیں. انہوں نے بلی کی تنی ہوئی دم کو تلوار سمجھ لیا, اور جب بیچاری بلی اپنے 3 پیروں پر اچھلنے لگی تو انہیں لگا کہ انہیں کوئی مارنے کے لیے پتھر اٹھا رہی ہے, اسی لیے وہ دونوں بہت ڈر گئے. جنگلی سور جھاڑی کے درمیان چھپ گیا اور بھیڑیا کود کر درخت پر چڑھنے لگا. تب کتا اور بلی وہاں پہنچے اور وہاں کسی کو بھی نہ پا کر وہ حیران زدہ رہ گئے. جنگلی سور بری طرح سے جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا, لیکن وہ چھپ ہی نہیں پا رہا تھا. اس کا کان اب بھی نظر آ رہا تھا. جب بلی نے غور کیا تو سور نے اپنا کان ہلایا. بلی کو لگا کہ وہاں کوئی چوہا ہے اور وہ فوراً ہی اس پر کود پڑی. جنگلی سور بھاگنے لگا اور درد کے مارے خوب چیخنے لگا, مجھے چھوڑ دو, خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو, بھیڑیا اوپر ہے. کتے اور بلی نے اس درخت پر دیکھا تو انہیں بھیڑیا نظر آیا. وہ ڈرا ہونے کی وجہ سے وہ ڈرا ہوا تھا اور بے حد شرمندہ بھی تھا. پھر اس نے کتے کے ساتھ دوبارہ سے دوستی کر لی. پھر وہ تمام خوشی خوشی رہنے لگے.
और एक रोज ज़ईफ लियोनार्डो अपने मालिक और उसकी बीवी की गोद में चैन से गुजर गया। कहानी खत्म हुई। बहुत वक्त पहले की बात है। बहुत पहले किसी अनजान इलाके में एक छोटा सा देहात था। इतना छोटा सा, बहुत छोटा सा। वहाँ फसल काटने के बाद लोग जश्न मना रहे थे। मौसीकी का आलम था। लोग रक्स कर रहे थे, गा बजा रहे थे। देहात में अल्बर्ट नाम का एक बेहद खूबसूरत और तंदुरुस्त लड़का था, जिसके साथ रक्स करने के लिए लड़कियां कतार में खड़ी रहती। लेकिन देर शाम उसकी नजर एक नई लड़की पर पड़ी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लूसी है। तुम यहाँ की तो नहीं लगती है ना? नहीं। फिर कहाँ से? बहुत दूर से। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन रात भर बिना रुके दोनों एक दूसरे के साथ नाचते रहे और उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। शायद दोनों अब एक दूसरे को जानने लगे थे। लेकिन तभी बाहर से घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। मुझे जाना चाहिए। अभी ठहरो, मौसीकी अभी जारी है। चलो रक्स करें। अचानक कमरे के तमाम दरवाजे खुले और बादशाह के सिपाही तलवार और भाले लेकर अल्बर्ट और लूसी की जानिब बढ़ने लगे। फिर कमरे में मौजूद तमाम लोग नीचे झुक गए। ये क्या हो रहा है? अपने हाथ मेरी दुख्तर से दूर करो। सिपाहियों ने अल्बर्ट को लूसी से दूर किया और उसे जमीन पर डाल दिया और फिर उन्होंने अपनी तलवार और भाले उसकी जानिब बढ़ा दिए। अब्बा, उसे कुछ मत करिए। अल्बर्ट हैरान ज़दा था। बादशाह जॉर्ज तुम्हारे वालिद हैं? बादशाह जॉर्ज ने लूसी को जवाब देने का मौका तक नहीं दिया। उन्होंने अपनी उंगली बढ़ाई और कहा, तुम मेरी बेटी से दूर हट जाओ। लेकिन मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगा कि एक काश्तकार से अपनी दुख्तर की शादी करूंगा? क्यों नहीं, हमें एक दूसरे से मोहब्बत है। बेवकूफ लड़के, शहजादी की शादी किसी देहाती से नहीं होती। शहजादी किसी खानदानी, सिपाही या किसी रईस से शादी करती है। उसके बाद बादशाह जॉर्ज लूसी को खींचकर दरवाजे तक ले गए। बादशाह सलामत, अगर मैं दौलतमंद बन जाऊं तो क्या आप अपनी दुख्तर की शादी मुझसे करेंगे? बादशाह जॉर्ज वहीं रुक गए और उसकी जानिब घूमे। उन्होंने लम्हा भर के लिए सोचा और कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, पुराने किले की तिजोरी में खजाना है। अगर तुम वहां जाकर ताज के हीरे मुझे लाकर दे सको, बाकी का सारा खजाना तुम रख सकते हो। मेरी दुख्तर से शादी कर सकते हो। फिर तो मैं करूंगा। देखते हैं। फिर बादशाह जॉर्ज और शहजादी वहां से चले गए। कमरे में इस कदर खामोशी छा गई थी कि किसी ने आवाज भी नहीं की। तमाम अल्बर्ट को देखने लगे। हर कोई मुझे क्यों देख रहा है? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया? क्या? तुम जानते हो बादशाह जॉर्ज ने पुराना किला क्यों छोड़ दिया था? क्यों? क्योंकि एक ड्रैगन ने वहां अपना मस्कन बनाया था। एक ड्रैगन? बादशाह मुझे क्यों भेजेंगे खजाना लाने अगर वहां एक ड्रैगन है? वो नहीं चाहते कि उनकी दुख्तर की शादी तुमसे हो। वो चाहते हैं ड्रैगन तुम्हें जला दे। अल्बर्ट दरवाजे की जानिब गया। फर्क नहीं पड़ता, मुझे लूसी पसंद है। मैं उससे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाए। हालांकि अल्बर्ट बहुत ज्यादा शातिर तो नहीं था, लेकिन उसका इरादा बेहद मजबूत था। अगले ही रोज अल्बर्ट पुराने किले की जानिब जाने लगा। फिर उसे समझ में आया कि वहाँ तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं होने वाला। वो हजारों मील दूर था और रास्ते में खतरनाक बर्फीले दरिया भी थे। मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं, फिर भी मुझे आगे बढ़ना है। बर्फीले दरिया पार करते हुए वो ठंड से जैसे जम ही गया था। यकीनन अल्बर्ट ज्यादा शातिर नहीं था, लेकिन जब वो दरिया की दूसरी जानिब पहुंचा तो वहां से गिरा और वो गिरते नीचे गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसे काफी चोट लगी। बर्फीले दरिया में गिरने तक उसकी आंखें नहीं खुली। जब अल्बर्ट को यकीन हुआ कि वो ठंड से डूबने या मरने वाला है, तभी बर्फीला दरिया यकबयक जोर जोर से बहने लगा। ओह नहीं, मेरी तलवार तो खो गई। अब ड्रैगन का मुकाबला करने के लिए मेरे पास कोई हथियार नहीं है। अब उसका सामना कैसे करूंगा? चंद ही लम्हों के बाद वो तैरकर डूबने से बच गया और वो नजदीक के ही दूसरे किनारे पर तैरकर पहुंच गया और किनारे पर कूद गया।
ओह, अब मैं देख सकता हूँ किले की ऊंची दीवार। उसे ड्रैगन की सांस से जली हुई घास नजर आई। यकबयक अल्बर्ट को ड्रैगन के बड़े पंखों के फड़फड़ाने की और उसके कदमों के रखने की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे लकड़ी के पोले हिस्से में छुपना चाहिए। लकड़ी ने आग पकड़ ली थी, लेकिन अल्बर्ट को कुछ भी नहीं हुआ। कम से कम उसे गर्माहट तो हासिल हो ही रही थी। ओह, मुझे ड्रैगन के पंखों की आवाज बंद होने तक यहीं रुकना चाहिए। लिहाजा वो उस पोली लकड़ी से बाहर की तरफ आया और उसे जलता हुआ देखने लगा और फिर सोचने लगा कि बिना तंदूर बने वो उस ड्रैगन को कैसे चकमा देकर खजाने तक पहुंच जाए। मुझे ड्रैगन का मस्कन तलाश करना होगा। अरे वहां पर क्या है? वो तो एक तिजोरी है जहां बादशाह का खजाना छुपा है। अब अल्बर्ट करीब के ही एक मक्के के दहकान से एक पुतला ले आया। अंधेरी रात में वो पुतले को किले के अंदर ले गया और उसे खजाने के सामने वाली दीवार पर रख दिया ताकि ड्रैगन को वो बआसानी नजर आए। ये क्या है? एक टंकी? मैं इस टंकी के ढक्कन को काटकर ड्रैगन के जितने करीब हो सकता है ले जाऊंगा। अब उसने एक गुफा देखी और उसमें जाकर वो सो गया। अगली सुबह उसे तेजी से पैरों के रखने की आवाज आई। उसकी उम्मीद के मुताबिक जब ड्रैगन जागा तो उसे लगा कि किले की दीवार पर कोई पुतला नहीं बल्कि आदमी है। वो पुतले की जानिब बढ़ने लगा। ओहो, मैं अब ड्रैगन को नजर नहीं आ रहा। मैं जल्दी से टंकी से बाहर निकलूंगा और खजाने तक भाग जाऊंगा। दूसरी तरफ वो खजाने को गुफा तक ले गया जब तक पुतला तंदूर बन रहा था। इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकला और बेतहाशा चीखने लगा, अरे ड्रैगन, इधर देखो, यहाँ आओ, मुझे पकड़ो। फकत इतना सुनकर ड्रैगन तेजी से उसकी जानिब मुड़ा और उड़कर उसकी तरफ आया। जब तक अल्बर्ट उसकी नजरों से दूर हो चुका था। जब ड्रैगन ने आकर खजाने के दरवाजे में अपना सर अंदर डाला तब अल्बर्ट ने ड्रैगन का सर एक शय से ढक दिया। जब ड्रैगन ने अंगारे बरसाए तब उस शय में आग लग गई और वो ड्रैगन पर ही बरस गई और ड्रैगन ने अपने आप का ही तंदूर बना लिया। यकीन नहीं होता ये काम कर गया। अब मैं घर लौटूंगा और बादशाह से पूछूंगा क्या मैं शहजादी से शादी कर सकता हूँ। वो बादशाह जॉर्ज के दरबार में पहुंचा और उसने सिपाहियों को लकड़ी के संदूक में रखा हुआ खजाना लाने के लिए कहा। अल्बर्ट ने बादशाह को ताज के हीरे दिखाए। ओह, मैंने ड्रैगन को मार दिया और मैं अब बहुत दौलतमंद आदमी हूँ। और बस उसी लम्हे शहजादी लूसी ने कमरे में आकर अल्बर्ट को गले लगा लिया। शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए किया। तो बहुत शातिर न होने के बावजूद भी अल्बर्ट उस लड़की से शादी कर सका जिससे वो मोहब्बत करता था और उसे बहुत सारा खजाना मिला और वो तमाम हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। जैसे को तैसा। एक जमाने में चेस्टर नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत दौलतमंद था लेकिन बेहद कंजूस और मक्खी चूस भी था। उसके यहाँ एक नौकर थी, मैग्दा। अपने बचपन में चेस्टर इलाके का सबसे चुलबुला बच्चा था, लेकिन जैसे जैसे ज़ईफ हुआ, उम्र बढ़ी, उसे चलने में परेशानी होने लगी। तो उसके वफादार नौकर ने उसे मशवरा दिया कि वो एक घोड़ा खरीदे। आखिरकार चेस्टर एक रोज बाजार गया और 7 सोने के सिक्कों में एक खच्चर खरीद लाया। अब हुआ यूं कि 3 चोर भी बाजार में सैर कर रहे थे, जिन्हें खुद मेहनत करने के बजाय दूसरों की मेहनत पर जिंदगी गुजारना पसंद था। उन्होंने जैसे ही चेस्टर को देखा कि उसने खच्चर खरीदा है, उनमें से एक ने अपने साथियों से कहा, मेरे दोस्त, ये खच्चर हमारा होना चाहिए। मगर ये कैसे मुमकिन होगा? हम तीनों अलग अलग जगह पर उस ज़ईफ के रास्ते पर इंतजार करेंगे और हर दफा बारी बारी कहेंगे कि उसने जो खरीदा है वो खच्चर नहीं गधा है। अगर हम अपनी दास्तान पर अड़े रहे तो वो खच्चर जल्द हमारा होगा। ये तरकीब सबको पसंद आई और तीनों अलग अलग जगहों पर उसका इंतजार करने के लिए खड़े हो गए। जब चेस्टर आया तो पहले चोर ने कहा, और जनाब, कैसे हैं आप? बस बेहतर, आपका शुक्रिया। और कहाँ से आ रहे हैं? बाजार से। तो क्या खरीदा आपने? ये खच्चर।
कौन सा खच्चर? जिस पर मैं बैठा हूँ। ओह, आप मजाक तो नहीं कर रहे? क्या वाकई? जी, क्या मतलब? मुझे तो नजर आ रहा है आपने एक गधा खरीदा है, खच्चर नहीं। एक गधा? क्या बेतुकी बात है। और वो बगैर कुछ कहे अपनी राह पर आगे बढ़ गया। कुछ फासले बाद उसे दूसरा चोर मिला, जिसने उससे कहा, सुबह बखैर साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप? बाजार से। क्या चीजें बहुत सस्ती हो गई वहाँ? हाँ, महसूस तो यही होता है। तो बताइए, आपने भी कोई अच्छा सौदा किया? मैंने तो ये खच्चर खरीदा है जिस पर मैं बैठा हूँ। ओहो मियाँ मेरे खुदा, ये तो एक गधा नजर आ रहा है। गधा? आप भी यही कह रहे हैं? और अगर एक शख्स ने और मुझसे ऐसा कहा तो मैं इसे छोड़ दूंगा। जैसे ही उसने सफर इख्तियार किया, उसकी मुलाकात तीसरे चोर से हुई, जिसने उससे कहा, सलाम जनाब, क्या आप बाजार की तरफ से आ रहे हैं? जी बेशक। तो फिर क्या खरीद लिया आपने वहां से? मैंने एक खच्चर खरीदा है जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ। एक खच्चर? क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? मुझे क्या बेवकूफ समझते हैं? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं खच्चर को लेके मजाक क्यों करूंगा? अरे मेरे प्यारे हबीब, क्या तुम एक खच्चर और एक गधे के बीच फर्क नहीं बता सकते? गुजरे 2 घंटों में आप ये बात कहने वाले तीसरे शख्स हैं, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन नहीं होता। और खच्चर से उतरकर उसने कहा, आप संभाले इस जानवर को, मैं तो परेशान हो गया ये सौदा करके। होशियार चोरों ने जानवरों को अपने हमरा किया और उस पर सवार होकर अपने चोर दोस्तों के साथ मजे करने लगा, जबकि चेस्टर ने अपना सफर पैदल ही तय किया। जब ज़ईफ आदमी घर पर लौटा तो उसने अपने नौकर से कहा कि उसने खच्चर समझकर एक गधे को खरीद लिया था, और उसने पूरा वाकया बयान किया। अरे मेरे आका, आपको तो मालूम ही नहीं हुआ कि आपके साथ कोई खेल हो गया है। उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया है, वो चोर होंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं उन्हें एक बेहतर सबक सिखाऊंगा। चेस्टर 2 जुड़वा बकरियों को बहुत ही कम दामों पर खरीद कर लाया और उन्हें अपने साथ घर ले आया। उसने मैगदा को अच्छा खाना बनाने के लिए कहा, क्योंकि वो कुछ अपने हबीबों को खाने पर बुलाने वाला था। उसने गोश्त पकाने के लिए कहा, मुर्ग मुसल्लम बनाने के लिए कहा और बढ़िया सा केक भी बनाने के लिए कहा। फिर उसने एक बकरी को लिया और अपने दलान में उसे बांध दिया। फिर उसे खाने के लिए जरा घास दे दी और इसके बाद दूसरी बकरी को बाजार ले गया। जैसे ही वो बाजार पहुंचा, तीनों चोरों ने उसे देखा और उसका इस्तकबाल किया। जनाब चेस्टर, आपका इस्तकबाल है। आप यहाँ कैसे? बस कुछ सामान खरीदने आया हूँ। चंद दोस्त रात के खाने पर तशरीफ ला रहे हैं और आप तीनों भी तशरीफ ले आए तो 4 चांद लग जाएंगे। चोरों ने खुशी को दावत को कबूल किया और चेस्टर की खरीदारी होने के बाद उसने सब कुछ बकरी की कमर पर बांध दिया और तीनों बदमाशों के सामने बकरी से कहा, अब फौरन घर जाओ और मैगना से कहना कि गोश्त पकाए, बढ़िया मुर्ग बनाए और केक भी बनाए रात के खाने के लिए। अब फौरन दौड़ो, हम जल्द ही आ रहे हैं। जैसे ही उसने बकरी को खोला, वो तेजी से दौड़ी और चेस्टर तीनों बदमाशों के साथ जरा देर बाजार में ही तफरी करता रहा और फिर चारों चेस्टर के घर पहुँचे। जब वो अपने मेहमानों के हमरा घर के दालान में पहुँचा तो उसने देखा कि बकरी दालान में बंधी हुई चुपचाप घास खा रही है। वो हैरान ज़दा रह गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो वही बकरी है जिसकी कमर पर सामान बांधकर चेस्टर ने उसे घर जाने के लिए कहा था। जैसे ही वो घर पहुँचे, चेस्टर ने अपनी नौकरानी से कहा, तुम मैगदा, तुमने वो सब किया जो मैंने बकरी से कहलवाया था तुमसे? होशियार औरत अपने मालिक की बात समझकर बोली, जी हाँ बिल्कुल, गोश्त पक चुका है और मुर्ग मुसल्लम भी। चलो बहुत बेहतर। जब तीनों ही चोरों को पका हुआ गोश्त, बना हुआ केक दिखा और मैगदा की बात भी सुनी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने बकरी हासिल करने के लिए एक साथ तरकीब बनाई और आखिरकार खाना खत्म होने पर एक चोर ने चेस्टर से कहा, देखिए जनाब, आपको अपनी बकरी हमें फरोख्त करनी होगी। चेस्टर ने जवाब दिया, वो अपनी इस कीमती जानवर से बिछड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कोई भी कीमत उनका नुकसान नहीं भर सकती है। लेकिन वो अपने फैसले पर कायम है। वो तो उस बकरी को 50 सोने के सिक्कों के बदले खरीद सकते हैं। चोरों ने 50 सोने के सिक्के फौरन दिए और खुशी खुशी वहाँ से बकरी अपने साथ लेकर रवाना हो गए। घर पहुँचने पर उन्होंने अपनी बीवियों से कहा, कल शब का खाना मत बनाना जब तक हम कहलवाते नहीं। अगले ही रोज बाजार जाकर मुर्गियाँ खरीदी
اور بولنے والی بکری کی کمر پر باندھ دیا اور اس سے کہا کہ کھانے میں کیا کیا چاہیے، اور یہ سب بیگموں کو بتانے کے لیے کہا۔ بکری کو کھولا اور وہ تیزی سے دوڑ پڑی۔ رات کا کھانے کا وقت جب ہوا تو تینوں اپنے گھر میں داخل ہوئے اور بیگموں کو کھانا دینے کے لیے کہا۔ تم سب بے وقوف ہو، پاگل ہو؟ ارے یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ بکری انسانوں تک باتیں پہنچا سکتی ہے؟ تم لوگوں کے ساتھ جو بھی ہوا ہے، جو لوگوں کے ساتھ کیا ہے اس کا ہی ثمر ملا ہے، اسی کو کہتے ہیں جیسے کو تیسا۔ کہانی ختم ہوئی۔ If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. کبھی نہ ہنسنے والی شہزادی۔ ایک ریاست میں ایک شہزادی تھی جو اپنی پوری حیات میں کبھی ہنسی ہی کیا، مسکرائی تک نہ تھی۔ وہ اپنے والد کی بے حد چہیتی تھی، اسی لیے اس کے والد کو اسے اس حال میں دیکھ کر بہت رنج ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے دل میں ایک خیال آیا۔ اس نے ریاست میں ڈھنڈورا پٹوایا کہ جو کوئی شہزادی کو ہنسائے گا وہ شہزادی سے شادی کر سکے گا۔ پھر کیا تھا، جوکر، جادوگر اور کئی فنکار بادشاہ کے محل میں حاضر ہو گئے۔ ان سبھی نے اپنے اپنے طریقے سے شہزادی کو ہنسانے کی کوشش کی، لیکن شہزادی ہنسی ہی نہیں۔ وہیں محل کے قریب جیک نام کا ایک بہت ہی ایماندار، تھوڑا سیدھا اور عجیب لڑکا رہتا تھا۔ وہ اس کی غریب ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک بار جیک کی ماں نے اسے باہر جا کر کام ڈھونڈنے کو کہا۔ اس نوجوان نے جلد ہی محل کے پاس کے طعام کھانے میں مددگار کے طور پر کام شروع کیا۔ پہلے دن کے کام کے بعد طعام کھانے کے مالک نے اسے تنخواہ کے طور پر درجن بھر انڈے دیے، جسے ہاتھ میں لیے وہ گھر نکل پڑا۔ جیک اتنا خوش تھا کہ وہ دوڑتے ہوئے گھر جا رہا تھا اور بالکل محل کے سامنے جہاں شہزادی کھڑکی میں کھڑی تھی وہاں آ کر وہ گر گیا اور اس کے انڈے ٹوٹ گئے۔ شہزادی نے یہ سب دیکھا لیکن اسے بالکل ہنسی نہ آئی۔ جیک جب گھر پہنچا تو اس کی امی نے اس سے کہا، ارے بے وقوف کہیں کے، تم اگر سبھی انڈوں کو اپنے ٹوپی میں ڈال کر لاتے تو وہ ٹوٹتے نہیں نا۔ اگلی بار ضرور یاد رکھوں گا ماں۔ دوسرے روز دن بھر کام کرنے کے بعد جیک کو تنخواہ کے طور پر خنزیر کا ایک بچہ دیا گیا۔ گھر جاتے وقت جیک کو اپنی امی کی باتیں یاد آئی اور اس نے خنزیر کے بچے کو اپنی ٹوپی میں ڈال کر گھر کی جانب دوڑ لگائی، لیکن بالکل محل کے سامنے خنزیر کے بچے نے کسی طرح ٹوپی سے باہر چھلانگ لگائی اور بھاگنے لگا۔ جیک اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑنے لگا اور کیچڑ سے بھرے ایک گڈھے میں پیر پھسل کر گر گیا اور سر سے لے کر پیر تک کیچڑ میں بھر گیا۔ شہزادی اپنے محل کی کھڑکی سے سب دیکھ رہی تھی لیکن اسے بالکل ہنسی نہ آئی۔ جیک جب کیچڑ سے لت پت حالت میں گھر پہنچا تب اس کی امی نے غصے سے کہا، اوہ جیک، کیا کروں میں تمہارا؟ تم نے اس خنزیر کے بچے کو رسی سے باندھا کیوں نہیں؟ اگلی بار ضرور یاد رکھوں گا ماں۔ دوسرے روز جیک نے کافی محنت سے کام کیا، اس لیے اس کے مالک نے خوش ہو کر رات کے کھانے کے لیے ایک بڑی مچھلی دی۔ جیک نے اپنے امی سے کیے وعدے کے مطابق اس مچھلی کو رسی سے باندھا اور راستے سے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا، لیکن جب گاؤں کی بلیوں کو مچھلی کی مہک آئی تب وہ مچھلی پر ٹوٹ پڑی اور کھانے لگی۔ ختم بھی کیا اور جیک کا اس پر دھیان بھی نہ گیا کیونکہ صرف مچھلی کے کانٹے ہی رسی سے بندھے ہوئے تھے اور وہ ہمیشہ کی طرح شہزادی کے سامنے سے نکل گیا، لیکن شہزادی کو ذرا بھی ہنسی نہ آئی۔ جیک کی امی نے بے چین ہو کر دوبارہ اس سے پوچھا، اس مچھلی کو تم اپنے سر پر اٹھا کر کیوں نہ لائے بے وقوف؟ اگلی بار میں ویسا ہی کروں گا۔ دوسرے روز جیک نے پہلے سے زیادہ محنت سے کام کیا، پھر اس کے مالک نے خوش ہو کر گھر لے جانے کے لیے اسے ایک گائے دی۔ جیک کو اپنی امی کو دیا ہوا وعدہ یاد آیا۔ پھر کیا تھا، جیک نے گائے کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور اسے گھر لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ تو بہت مزیدار تھا، اور اس بار شہزادی جو بالکنی سے دیکھ رہی تھی وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ وہ اتنا ہنس رہی تھی کہ چاہ کر بھی رک نہیں پا رہی تھی۔ کون ہے وہ؟ کس نے میری بیٹی کی خوشی واپس لوٹائی؟ تو ایک شخص نے کہا، جی میں۔ اور دوسرے نے کہا، میں ہوں۔ نہیں، وہ شخص وہاں ہے والد صاحب جس نے مجھے ہنسایا۔ یہ کہہ کر شہزادی نے جیک کی جانب اشارہ کیا۔
फौरन उसे शाही महल में ले जाया गया और दूसरे ही पल जैक बादशाह के सामने था। उस नौजवान शख्स को देखकर बादशाह को बेहद मसरत हुई और बादशाह ने जैक और उसकी अम्मी की तारीफ की। वहाँ उनके लिए जश्न रखा गया। कुछ अरसे बाद उन दोनों की शादी हो गई और वो अपनी अम्मी के साथ शाही महल में रहने के लिए चला गया। तब से शहजादी उसके साथ हमेशा हंसती मुस्कुराती रही और उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। खत्म शुद। एक जमाने में एक नौजवान मुसाफिर था जो पूरी दुनिया घूमने के लिए यहाँ वहाँ सफर करता था, क्योंकि उसे अलग अलग ममालिक देखने का शौक था। एक रोज जब वो चल रहा था तब उसे एक बक्सा हासिल हुआ। उसने बक्सा खोला और जादुई बक्सा उससे कहने लगा, तुम्हें क्या चाहिए? वो बहुत डर गया, लेकिन उसने बक्से को फेंका नहीं, बल्कि उसने उसे बंद किया और अपनी जेब में आहिस्ता से रख लिया। फिर वो आगे की जानिब बढ़ा और जैसे जैसे वो सफर करता गया उसने अपने आप से कहा, अगर बक्से ने मुझसे दोबारा दरियाफ्त किया कि मुझे क्या चाहिए तो मुझे मालूम है कि उससे क्या मांगना है। इसीलिए उसने दोबारा जादुई बक्सा लिया और उसे खोला। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी टोपी सोने से भर दो। और फौरन ही उसकी टोपी में सोने के सिक्के भर गए। तो अब उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। वो आगे का सफर तय करता गया, करता गया, करता गया, घने जंगलों से, और आखिरकार एक खूबसूरत महल के सामने आकर पहुंचा। महल में एक बादशाह रहता था। नौजवान मुसाफिर महल के चक्कर लगा रहा था। बादशाह की नजर उसकी जानिब पड़ी तो उन्होंने उससे दरियाफ्त किया कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। मैं सिर्फ आपका महल देख रहा हूँ। तुम्हें भी ऐसा ही महल चाहिए ना? नौजवान मुसाफिर ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जब सूरज गुरूब हुआ और शब आई तो उसने जादुई बक्सा खोल दिया। तुम्हें क्या चाहिए? मेरे लिए एक महल बनाओ जिसकी दीवारें सोने की हों और ईंटें हीरे की और उसका सारा सामान सोने का हो। उसकी बात खत्म होते ही बिल्कुल बादशाह के महल के रूबरू एक दूसरा महल दराज हुआ, बिल्कुल वैसा जैसी उसकी ख्वाहिश थी। जब बादशाह नींद से बेदार हुआ तो इतना शानदार महल देखकर वो हैरान रह गया। वो महल आफताब की किरणों सा रोशन चमक रहा था। लिहाजा बादशाह नौजवान मुसाफिर से मुलाकात को गया। उसने मुसाफिर से कहा कि वो एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था और उम्मीद करता है कि वो दोनों साथ साथ रहेंगे, और बादशाह उसे अपनी बेटी से शादी करने की इजाजत भी देगा। तो फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा बादशाह चाहता था। नौजवान मुसाफिर की शहजादी से शादी हो गई और वो तमाम सोने के महल में खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन बादशाह की बेगम नौजवान मुसाफिर और शहजादी से हसद करती थी। शहजादी ने अपनी अम्मी से जादुई बक्से के मुतालिक कहा जिसने उन्हें तमाम चीजें दी हैं, और मलका ने अपने नौकर को रिश्वत देकर जादुई बक्सा चुराने के लिए कहा। नौकर ने बहुत गौर से देखा हर शब बक्सा कहाँ रहता है। एक शाम उसने इंतजार किया और उसे चुराने की कोशिश की। जब तमाम लोग सो रहे थे तब नौकर ने बक्से को चोरी कर लिया और अपनी मालकिन के पास ले आया। मलका ने बक्से का ढक्कन खोला तो बक्से से आवाज आई, तुम्हें क्या चाहिए? सुर्ख समंदर के उस पार तक मुझे मेरे शौहर और मेरे नौकरों के साथ इस खूबसूरत महल के साथ ले चलो, लेकिन मेरी बेटी और उसके शौहर को पीछे छोड़ दो। जब शहजादी और उसके खाविंद की नींद खुली तो उन्होंने अपने आप को पुराने किले में पाया और जादुई बक्सा वहाँ से गायब था। नौजवान मुसाफिर घोड़ी पर सवार हुआ और अपनी जेब में जितने भी सोने के सिक्के भर सकता था उसने भर लिया और अपने आसपास के तमाम ममालिक में तलाश किया, लेकिन जादुई बक्सा कहीं नहीं मिला। बहुत जल्द उसकी तमाम दौलत खत्म हो गई, लेकिन वो आगे की जानिब सफर करता रहा जब तक उसका घोड़ा उसे ले जा सकता था। किसी ने उससे कहा कि उसे एक जिन की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि जिन तो दूर तक सफर कर सकता है और शायद वो उसकी कुछ मदद भी कर पाए। इसीलिए वो बहुत दूर गया और जिन तक पहुंच गया। वहाँ उसे एक ज़ईफ खातून मिली जिसने उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे बेटे? जिसे देखे वो उसे खा जाता है। तुम होशियार हो तो यहाँ से भाग जाओ और वापस मत लौट कर आना।
لیکن نوجوان نے اسے اپنی غمزدہ داستان سنائی اور کہا شاید آپ کے بیٹے نے سونے کا وہ محل دیکھا ہوگا۔ جب وہ یہ آخری بات کر رہا تھا تب جن وہاں پر آ پہنچا اور اس نے کہا کہ ایک لذیذ انسان کی خوشبو آئی ہے اور لگا کہ کھانا کھانے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن اس کی امی نے اسے سمجھایا کہ اس معصوم نے تو اپنا سب کچھ کھو دیا ہے اور وہ اتنا فاصلہ طے کر کے تمہاری مدد کے لیے آیا ہے۔ ضعیف عورت نے نوجوان سے کہا کہ تم بغیر ڈرے آگے آؤ اور اس کا سامنا کرو۔ وہ ہمت کے ساتھ جن کے سامنے آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا اس نے ایک سنہرا محل دیکھا ہے؟ تب جن نے کہا ہاں، میں نے وہ سنہرا محل دیکھا ہے اور اسے میں نے تہس نہس کرنے کی کوشش بھی کی تھی تاکہ میں اس کے اندر کے لوگوں کو کھا سکوں، لیکن محل اتنا مضبوط ہے کہ اندر نہیں جا سکا میں۔ تم مجھے اس کے بارے میں بتا دو۔ وہ تو بہت ہی دور ہے، سرخ سمندر کے کنارے پر۔ آخر اتنا سفر طے کرنے کے بعد نوجوان مسافر کو اپنا محل مل ہی گیا اور کسی طرح بہت مشقت کرنے کے بعد وہ سرخ سمندر کی جانب پہنچا۔ جب تک وہ محل میں پہنچا اس نے اپنے آپ کو ایک مالی کی صورت میں بدل دیا اور محل میں جا کر پوچھنے لگا کہ کیا انہیں مالی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جب اسے کام پر رکھا تو وہ بے حد خوش ہوا۔ وہ اپنا سارا وقت باقی کے نوکروں کے ساتھ اپنے مالکوں کی امیری کے بارے میں بات کرنے میں بتاتا۔ اس نے ایک نوکرانی سے اپنی دوستی بڑھائی اور اس سے جادوئی بکسے کے متعلق پوچھا اور اس نے معلوم کیا کیا وہ اسے دیکھ سکتا ہے۔ ایک شام نوکرانی بکسا اٹھا کر اسے دکھانے کے لیے لے آئی اور جب نوکرانی نے بکسے کو بستر کے کونے میں چھپایا تو نوجوان نے وہ جگہ آہستہ سے دیکھ لی۔ اگلی شب جب تمام لوگ سو رہے تھے تب نوجوان خاموشی سے وہاں آیا اور اس نے جادوئی بکسا لیا اور اس نے خوشی کے ساتھ جادوئی بکسا کھولا۔ تب بکسے نے اس سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے اپنے محل میں جانا ہے، اپنی پرانی جگہ پر، اور میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ، ان کی ملکہ، تمام نوکر سرخ سمندر میں غرق ہو جائیں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی اس نے اپنے آپ کو اپنی پرانی محل میں پایا اپنی بیگم کے ساتھ، جبکہ اس محل میں رہنے والے تمام لوگ سرخ سمندر کے اندر غرق ہو چکے تھے۔ جادوئی سیب کا درخت۔ ایک زمانے کی بات ہے جب پریوں اور بادشاہوں کا زمانہ تھا، تب ٹیون نام کا ایک خود غرض آدمی رہتا تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام تھا مونو کیونکہ اس کی ایک ہی آنکھ تھی، دوسری کا نام تھا اسٹیریو کیونکہ وہ بہت عام سی تھی، اور تیسری ڈولبی کیونکہ اس کی 3 آنکھیں تھیں۔ لیکن کیونکہ دوسری بہن دکھنے میں بہت ہی عام سی تھی اسی لیے بہنیں اس کو پریشان کرتی تھیں اور ان کے والد بھی اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ اسے پہننے کے لیے پرانے کپڑے دیے جاتے، بچا ہوا کھانا ہی اسے میسر ہوتا۔ ایک بار یوں ہوا کہ اسٹیریو جنگل میں اپنی بکری کی دیکھ بھال کے لیے گئی اور اسے وہاں پر بہت بھوک لگنے لگی کیونکہ اس کی بہنوں نے اسے بہت ہی کم کھانا دیا تھا۔ وہ ایک پہاڑی پر گئی اور رونے لگی۔ تبھی وہاں ایک اچھی جادوگرنی آئی اور اس نے کہا تم کیوں رو رہی ہو اسٹیریو؟ کیونکہ عام لوگوں کی طرح میری بھی 2 ہی آنکھیں ہیں، اسی لیے میرے والد صاحب اور میری بہنیں مجھ سے نفرت کرتی ہیں اور مجھے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں دیتی۔ آج مجھے اتنا کم کھانا ملا ہے کہ میں اب تک بھوکی ہوں۔ میں تمہاری بکری کو ایک جادوئی بکری میں تبدیل کروں گی، پھر ہر بار جب تم اپنی چھوٹی کالی بکری سے کہو گی چھوٹی سی بکری کھانا دو، تم میری بھوک مٹا دو، اور فوراً ہی تمہاری بکری ناچنے لگے گی اور تمہارے سامنے کھانے سے بھری ہوئی ٹیبل آئے گی جس میں سے تم جتنا چاہتی ہو کھا سکو، اور جب تمہارا پیٹ بھر جائے تو تمہیں فقط کہنا ہوگا چھوٹی بکری ابھی رک جاؤ، پیٹ بھر گیا ہے۔ اتنا کہہ کر جادوگرنی غائب ہو گئی اور اسٹیریو گانے لگی چھوٹی بکری کھانا دو، بھوک میری تم مٹا دو۔
اور فوراً ہی کالی بکری رقص کرنے لگی اور لذیذ کھانوں سے بھری ہوئی ایک بڑی ساری ٹیبل سامنے آ گئی۔ اسٹیریو کھانے لگی اور جب اس کا پیٹ خوب بھر گیا تو اس نے کہا، چھوٹی بکری اب رک جاؤ، پیٹ بھر گیا، اب کھانا لے کر جاؤ۔ اور فوراً ہی سب کچھ غائب ہو گیا۔ شام ہوتے ہی وہ اپنی بکریوں کے ساتھ گھر گئی اور اسے ایک مٹی کا برتن نظر آیا جو اس کی بہنوں نے اس کے لیے چھوڑا تھا، جس میں ان کا بچا ہوا باقی کھانا تھا۔ اس نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ایک دو بار تو بہنوں نے اس چیز کو نظر انداز کیا، لیکن جب تیسری روز بھی یہی ہوا تو وہ حیران زدہ رہ گئیں اور انہوں نے کہا، اسٹیریو کے ساتھ کچھ تو گڑبڑ ہے، اس نے 2 دفعہ ویسے ہی کھانے کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کے لیے کچھ بھی چھوڑا تھا، اس نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اسی لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ مونو کے ساتھ جائیں گی اور جب وہ بکریوں کو چرانے کے لیے چھوڑ دے گی تب مونو دھیان رکھے گی کہ کون اسٹیریو کے پاس آتا ہے اور اسے کھانا یا پانی دیتا ہے۔ جب اسٹیریو نکلنے والی تھی تب مونو نے کہا کہ وہ بھی اس کے ساتھ آئے گی اور نظر رکھے گی کہ وہ بکریوں کا ٹھیک سے خیال رکھتی بھی ہے یا نہیں۔ اسٹیریو کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی بہنوں کے دماغ میں کیا ہے۔ وہ بکریوں کو بہت اچھی گھاس کے قریب لے گئی اور اس نے کہا، آؤ مونو، میں تمہارے لیے گانا گاتی ہوں۔ مونو بیٹھ گئی۔ دھوپ میں اتنی دیر تک چلنے کی وجہ سے وہ بے حد تھک چکی تھی۔ اسٹیریو اپنی بہن کی گہری نیند میں جانے تک گاتی رہی۔ جیسے ہی اسے گہری نیند آئی، اسٹیریو نے ٹیبل منگایا اور کھانا پینا پورا کر لیا۔ جب تک مونو کی آنکھ کھلی تب تک ٹیبل غائب ہو چکی تھی اور اس نے اپنی بہن سے کہا، چلو ہم چلتے ہیں۔ پھر دونوں اپنے گھر پہنچی اور جب والد صاحب نے دیکھا کہ اسٹیریو نے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تو انہوں نے مونو سے دریافت کیا کہ کیا اس نے دیکھا تھا، اور مونو نے قبول کیا کہ وہ تو سو گئی تھی۔ آئندہ صبح والد صاحب نے ڈالبی کو اپنی بہن اسٹیریو کا پیچھا کرنے کے لیے کہا، اسی لیے ڈالبی نے اپنی بہن سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلے گی، لیکن اسٹیریو اس کے ارادے کے متعلق جان گئی تھی اور دوبارہ وہ بکریوں کو سب سے بہترین جگہ پر گھاس کھلانے کے لیے لے گئی۔ پھر اس نے اپنی بہن کو بٹھایا اور گانے کی خواہش کی۔ ڈالبی نے اس کی بات مانی۔ اسٹیریو پہلے کی طرح ہی گانے لگی۔ آہستہ آہستہ ڈالبی نے اپنی دونوں آنکھیں بند کر لی اور وہ سو گئی، لیکن اس کی تیسری آنکھ کھلی ہوئی تھی۔ ڈالبی نے چالاکی سے اسے بھی بند کر دیا اور سونے کا بہانہ کیا، لیکن وہ دیکھتی رہی۔ اسٹیریو کو لگا کہ اب معاملہ ٹھیک ہے تو اس نے جادوئی الفاظ کہنا شروع کیے۔ ڈالبی نے سب کچھ دیکھا اور بعد میں اسٹیریو نے آ کر اسے جگایا اور کہا، چلو اب گھر چلتے ہیں۔ جب وہ گھر پر پہنچی تب ڈالبی نے اپنے والد کو بتایا کہ اسے معلوم ہے کہ اسٹیریو کیوں ان کا بچا ہوا کھانا نہیں کھائے گی۔ پھر والد صاحب نے غصے میں آ کر ایک چرا لیا اور بکری کو مار دیا۔ جیسے ہی اسٹیریو نے دیکھا تو وہ غمزدہ ہو کر اس جگہ پر گئی اور بے حد روئی۔ اچانک سے اسے اچھی سی جادوگرنی پھر سے نظر آئی اور جادوگرنی نے اسے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اسٹیریو، اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر اس بکری کے اندرونی حصوں کو لے لو اور گھر کے دروازے کے سامنے مٹی میں انہیں گاڑ دو اور دیکھنا تمہاری قسمت بن جائے گی۔ ایسا کہہ کر وہ پھر سے غائب ہو گئی اور اسٹیریو بھی گھر کے درمیان چلی گئی اور اس نے اپنی بہنوں سے کہا، پیاری بہنوں، مجھے اس مری ہوئی بکری کا کچھ حصہ دے دو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے اندرونی حصہ دے دو۔ بہنوں نے بے وقوفی میں اسے حصے دے دیے اور اس نے انہیں چپ چاپ دروازے کے سامنے دفنا دیے۔ دوسرے دن صبح ان کے گھر کے سامنے ایک بے حد خوبصورت درخت نظر آیا جس پر چاندی کے پتے تھے اور سونے کے سیب ٹنگے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ والد صاحب نے دیکھتے ہی مونو کو کچھ سیب توڑنے کے لیے کہا۔ مونو پیڑ پر چڑھی اور اس نے ایک شاخ کو سیب توڑنے کے لیے اپنی جانب کھینچا، لیکن وہ شاخ تو اس کے ہاتھوں سے باہر نکل گئی۔ جب بھی وہ اسے چھونے کی کوشش کرتی شاخ اس سے اور دور چلی جاتی۔ آخر کار وہ تھک گئی اور اس نے ہار مان لی۔ پھر والد صاحب نے ڈالبی کو یہی چیز دہرانے کے لیے کہا اور آخر کار وہی ہوا۔
फिर वालिद साहब इतने बेचैन हो गए थे कि वो खुद ही दरख्त पर चढ़ गए, लेकिन उन्हें भी कामयाबी हासिल ना हुई। अब स्टीरियो ने अपनी कोशिश के बारे में सोचा, लिहाजा वो दरख्त पर चढ़ गई और फौरन ही उसके छूते ही सुनहरे सेब उसकी गोद में गिर पड़े और उसकी गोद सेब से भर गई। वालिद साहब ने उसके सारे सेब छीन लिए। एक सुबह तीनों बहनें दरख्त के नीचे खड़ी थी। तभी दूर से एक नौजवान सिपाही घोड़े पर सवार होकर उनकी जानिब आने लगा। दूर हटो स्टीरियो, तुम्हारी वजह से हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। और उन्होंने करीब ही रखी एक खाली टंकी जिसमें कुछ सुनहरे सेब भी रखे हुए थे, उसमें उसे छुपा दिया। जल्दी ही सिपाही दरख्त के नजदीक आया और वो जादुई दरख्त की तारीफ करने के लिए वहीं ठहर गया। उसने पूछा कि फिलहाल ये दरख्त किसका है, क्योंकि उसे उस दरख्त की एक शाख चाहिए थी। मोनो और डॉल्बी ने जवाब दिया कि ये दरख्त उनका ही था और उन्होंने सिपाही के लिए एक शाख खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उन्हें छूती शाख और फल दूर हट जाते। बहुत ही अजीब बात है, ये दरख्त आपका होकर भी आप उसके फल नहीं निकाल पा रही हैं। जब वो बात में मसरूफ थे तभी स्टीरियो ने एक सुनहरा सेब टंकी के अंदर से बाहर डाला, जो बिल्कुल सिपाही के कदमों में जाकर रुका। सेब देखते ही वो हैरान रह गया और उसने दरियाफ्त किया कि वो कहाँ से आया है। और फिर मोनो और डॉल्बी ने कहा कि उनकी एक और बहन है, लेकिन उन्होंने उसे बाहर ना आने के लिए डराया है। सिपाही ने खुद ही उसे अपने पास बुलाया। सुनो, तुम यहाँ आओ। और जल्द ही स्टीरियो टंकी से बाहर आई। सिपाही उसकी खूबसूरती देखकर हैरान हो गया और उसने कहा, ओह, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। हाँ, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, क्योंकि मैं यहाँ भूख और प्यास से परेशान हूँ। सुबह से शाम तक परेशान रहती हूँ। बराए मेहरबानी मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। ये सुनते ही सिपाही ने स्टीरियो को अपने साथ घोड़े पर बैठाया और उसे अपने घर बादशाह के महल में ले गया और वहाँ दोनों ने शादी कर ली। बहुत धूमधाम से शादी हुई। वो पेड़ अब भी स्टीरियो का ही है और उसके अलावा कोई दूसरा उसे छू नहीं सकता और न ही काट सकता है। कहानी खत्म हुई। एक ताजिर बंजारे ने एक ऊंट और एक शेरा नाम के कुत्ते को पनाह दी हुई थी। शेरा बहुत ही खूबरू, हिम्मत वाला और बहुत वफादार था। वो हर लम्हा ताजिर के साथ रहता था और हमेशा उसके सामान की हिफाजत करता था। एक दफा बंजारा अपने ऊंट की कमर पर सामान लादकर शेरा के साथ किसी सफर की जानिब रवाना हुआ। यकबयक ही उनके सामने एक चीता आ गया। शेरा ने गुर्रा कर देखा और उस पर भौंकने लगा। चीते ने भी शेरा पर हमला करने के लिए जोरदार छलांग लगाई। शेरा ने अपनी जगह को तब्दील कर लिया और चीते का हमला नाकाम हो गया। ताजिर का मजबूत डंडा जब चीते की कमर पर पड़ा तो वो लोट लगाने लगा। शेरा, संभल कर हमला करना। शेरा ने चीते की कमर पर नोच मारा तो जवाबन चीते ने भी शेरा को पंजा मारा। चीते ने जैसे ही दोबारा शेरा पर हमला करने के लिए सोचा तो ऊंट ने उसकी दुम को अपने मजबूत दांतों में पकड़ लिया। ताजिर ने फिर जोरदार डंडा चीते की कमर पर दिया। शेरा ने भी फिर से जोरदार हमला किया। चीता गिरा और फिर संभला, फिर गिरा, फिर उठा और फिर दौड़ लगा गया। बहुत खूब शेरा, तुम वाकई में बहुत बहादुर हो। मेरे ऊंट ने तो आज कमाल कर दिया। एक दफा ताजिर को तिजारत में ही बेहद नुकसान हो गया। उसे सामान खरीदने के लिए दौलत की सख्त जरूरत थी, लिहाजा वो एक बन्नी के करीब गया। जनाब, मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है। मैं जल्द ही आपकी रकम वापस लौटा दूंगा। तुम्हारे पास रहन रखने के लिए कोई सामान है? जनाब, मेरे पास रहन रखने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम अपने इस बहादुर कुत्ते को रहन रख सकते हो। ताजिर गौर फिक्र करने लगा, लेकिन क्या करता। आखिरकार उसने मजबूर होकर शेरा को बनिए की यहाँ पर रहन रख दिया। बनिए ने शेरा को अपने घर पर पनाह दी। एक रात की बात है, बनिए के घर पर कुछ डकैत आ गए। उनके हमरा हथियारों का जखीरा भी था।
शेरा खामोशी के साथ उन्हें देख रहा था और वो चोरी कर रहे थे। डकैतों ने इत्मीनान से चोरी की कार्रवाई को अंजाम दिया और खामोशी से बाहर निकल आए। शेरा दबे पांव उनका पीछा करने लगा। डकैतों ने इस लूट का तमाम सामान एक दरख्त के नीचे गड्ढा खोद के उसमें दबा दिया और उसके ऊपर मिट्टी और पत्तियां डालकर छुपा दिया और फिर वो वहां से रवाना हो गए। सुबह नमूदार हुई। घर के हालात को बदहाल देखकर बनिए ने तो शोर ही मचा दिया। अरे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? चोर सारा सामान उठाकर ले गए, मैं बर्बाद हो गया। ये शेरा भी कोई काम का नहीं है। अगर ये रात को भौंकता तो चोर चोरी नहीं कर पाते। एकदम ही शेरा आया और साहूकार के कपड़ों को दांतों से पकड़कर खींचने लगा। अब मेरे कपड़े पकड़कर क्यों खींच रहा है? अरे जरा गौर तो कीजिए, शायद ये आपको कहीं लेकर जा रहा है। लिहाजा बनिया शेरा के इशारे पर उसके पीछे पीछे चलने लगा। शेरा ठीक उसी दरख्त के पास जाकर ठहर गया जहाँ पर डकैतों ने दौलत छुपाई थी। उसने अपने पंजों से मिट्टी को खोदना शुरू किया। बनिए ने अपने कारिंदों को इशारा किया और उन्होंने मिट्टी को खोदकर तमाम दौलत को बाहर निकाल लिया। बनिया अपनी तमाम दौलत को हासिल करके बेहद खुश हुआ। अरे वाह शेरा, तूने तो वाकई कमाल कर दिया। हमारी सारी माल और दौलत दिलाकर हमें निहाल कर दिया। बनिए ने ताजिर के लिए एक खत लिखा और उसमें शेरा की तारीफ करते हुए उसने लिखा कि शेरा ने समझदारी से मेरे घर का तमाम सामान मुझे वापस करा दिया और मैं इसे अब आजाद करता हूँ। मुझे अब तुमसे कर्ज की दी हुई रकम भी वापस नहीं चाहिए। बनिए ने ये खत लिखकर शेरा के गले में लगा दिया। बहादुर शेरा, अब मैंने तुझे आजाद किया। जा, अब अपने मालिक के पास वापस लौट जा। शेरा बहुत खुश होकर पूरी रफ्तार से दौड़ता चला जा रहा था कि बीच सफर में ही ताजिर की नजर उस पर पड़ी। ताजिर को महसूस हुआ कि शायद वो बनिए की यहाँ से फरार होकर आया है। इसने बेवफाई की और मेरी इज्जत खराब की। बनिया मेरे मुतालिक क्या क्या ख्याल करता होगा। उसने ना इधर का सोचा ना उधर का और बस अपना डंडा उठाया और शेरा की दनादन पिटाई शुरू कर दी। यकबयक ही उसकी नजर उस खत पर पड़ी। उसका हाथ यकबारगी रुक गया और खत को पढ़कर तमाम हालात मालूम हुए। वो बेहद शर्मिंदा हुआ और अपनी बेवकूफ़ी पर बेहद शर्मसार हुआ और फौरन शेरा से लिपटकर खूब रोने लगा। मैंने बगैर सोचे ही मासूम शेरा को बहुत मारा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो अपने ही डंडे से खुद को जख्मी करने लगा, लेकिन शेरा जल्दी से आया और उसका डंडा खींचने लगा और फिर वफादार शेरा ने अपनी दुम हिलाना शुरू किया। शेरा को सलामत देखकर बंजारा भी पुरमसरूर हो गया। सबक: हमें बगैर सोचे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, वरना बाद में सिर्फ शर्मिंदगी होती है।